नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जून बैच के चार्ट के सेशन में। दोस्तों, फंडामेंटल के बाद हमने लास्ट वीक से चार्ट सीखना शुरू किया और पिछले हफ्ते आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक चीजें चार्ट की सीखी कि चार्ट्स को खाली पहचानना सीखा, कौन सी फील्ड होती है, किधर भाव दिखते हैं, किधर जैसे वॉल्यूम आते हैं, राइट। बेसिक चीजें हमने लास्ट वीक देखी थी, लास्ट वीक देखी थी। और पिछले हफ्ते हमने इन्हीं चार्ट में अलग अलग प्रकार के जो चार्ट होते हैं, जैसे ये मेरे सामने एरिया चार्ट है, राइट, लाइन चार्ट होते हैं, OHLC चार्ट हुए, कैंडल स्टिक चार्ट हुए, ये अलग अलग प्रकार के चार्ट पहचानना शुरू किया। जब आप चार्ट पहचानते हो, अलग अलग कैंडल की अलग अलग कहानी जो हमने लास्ट वीक देखी, ये आपको कुछ गाइड कर सकती है दोस्तों, अभी बाजार क्या कर रहा है और बाजार का रुख कैसा रह सकता है, इसके बारे में हम आप ही का मैंने यहाँ पे फंडामेंटल्स में जो आपने काम किया था वो पूरा डेटा मैंने ओपन करके रखा है। जब भी चार्ट को देखो, कभी भी कोई भी डायरेक्ट स्टॉक के चार्ट देखने से पहले ये निफ्टी का चार्ट देखना जरूरी है, क्योंकि जो अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे अगर मैं यहां पे बजाज ऑटो लिखता हूं तो ये बजाज ऑटो का अभी चार्ट मेरे सामने है। बजाज ऑटो का चार्ट किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? तो बजाज ऑटो का चार्ट ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। तो अगर मैं बजाज ऑटो का चार्ट देखूं तो बजाज ऑटो हो, हीरो मोटर का चार्ट हो, ये सारे कंपनियों को देखने के पहले या देखने के साथ हमें कौन सा इंडेक्स देखना चाहिए? ऑटो इंडेक्स, राइट। तभी प्रॉपर गाइड मिल सकती है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा। यहां पे मैंने ऑटो इंडेक्स जब ओपन किया तो मुझे पता चला कि अच्छा, ये ऑटो इंडेक्स तो 2017 में जिधर से टूटे थे उधर ही वापस आया हुआ। तो हम ये चार्ट देख के बता सकते हैं कि ऑटो इंडेक्स में 2017 यानी पिछले 5 साल से कोई इनकम नहीं हुई, राइट। जब हमने उसी सेक्टर के एक कंपनी का चार्ट देखा, बजाज ऑटो, तो इतना हम रिफर कर सकते हैं कि जो ऑटो इंडेक्स है वो 2017 के लेवल पे है, ये 2017 का लेवल। तो 2000 यानी पिछले 5 साल का भले ऑटो को आउट परफॉर्म कर रहा है बजाज ऑटो, पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, राइट। क्योंकि 2017 का लेवल में इधर कहीं ड्रॉ करूंगा, ये ऑल्ट एज करूं तो ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 2017 का ये लेवल है, इससे हम इतना ऊपर है, राइट। तो बहुत कुछ खास नहीं। और इसी को जब मैं ऑटो इंडेक्स के साथ देखता हूं, राइट, तो सेम लाइन मेरी इधर आती है, मुझे पता चला ओके, देखो बजाज ऑटो के परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं है तो ऑटो के नहीं है, ऑटो से तो बजाज ऑटो के परफॉर्मेंस अच्छे है। तो कोई भी कंपनी के जो डेटा होते हैं, कंपनी के आपको जो रिटर्न मिलते हैं, कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है, वो अपने इंडेक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी कंपनी आप देखो, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम? पहले हर एक कंपनी देखने से साथ हम उसी कंपनी को उसके इंडेक्स के साथ जांचेंगे, परखेंगे। दिस इज हीरो मोटर। तो चार्ट से इतना पता चला कि जब हमने हीरो मोटर देखा, जब हमने बजाज ऑटो देखा, तो हीरो मोटर 2017 से इतना नीचे दिख रहा है, मतलब 5 साल पहले का भी अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो अभी वो नेगेटिव है, राइट। उसी को जब हमने बजाज ऑटो से किया तो 5 साल के परफॉर्मेंस से पॉजिटिव है, पर कुछ खास नहीं है, एवरेज रिटर्न है। अगर मैं यहां पे आइसर मोटर करूं, राइट, सेम लाइक बजाज ऑटो, यहां पे भी यहीं पे लाइन आएगी, तो ये भी ऑटो इंडेक्स की तरह ही वही रिटर्न पे है। तो क्यों ये सब कंपनियां ऐसी रिटर्न दे रही है? क्योंकि ऑटो में 5 साल से मंदी है। जितनी कंपनी अभी हमने देखी उसमें तो सबसे हाई परफॉर्मेंस में आपकी बजाज थी, राइट। हम यही ऑटो में अगर मारुति देखें, राइट, तो अभी ये ऑटो टू व्हीलर की बात नहीं चल रही है, अभी ये हम टू व्हीलर से निकल के पैसेंजर व्हीकल में है। देखो सेम स्टोरी, कितनी आपको डायरेक्ट कहानी मिल जाती है 2017, और हम देख पा रहे हैं कि इनके रिटर्न 2017 से नीचे है। तो ये सारी कंपनियों ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 5 सालों में, पर ऑटो के साथ चलिए, इसको आप टाटा मोटर के साथ देखो, राइट। जो भी कंपनियां है ऐसे, जैसे मैं चेक कर रहा हूं, चेक कर देने की दोस्तों। 2017 का लेवल 17 छोड़ो, ये तो 2015 के लेवल से भी नीचे है। इसका मतलब कि 7 साल का रिटर्न पूरा मेरा नेगेटिव है। हमने पूरे इंडेक्स में खाली बजाज ऑटो देखी, राइट, जो
2017 के लेवल के ऊपर है, मतलब उसमें नुकसान नहीं हुआ है, कम से कम कमाई हुई। बाकी आपकी टाटा मोटर हो या दूसरी जो कंपनी हमने देखी, राइट, कई कंपनियों में ये अंडर परफॉर्मेंस रहा। अशोक लेलैंड फ्रॉम कॉमर्शियल व्हीकल, सेम नजर आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? क्यों सारी कंपनियां 2017 के लेवल पे ब्रेक लगाई थी? आप जब फंडामेंटल सीखे हो तो आपको पता रहना चाहिए अभी कि ये इसलिए होगा क्योंकि ये समय पे जो प्रॉफिट थे, अभी के प्रॉफिट हम पार नहीं कर सके हैं। ये प्रॉफिट, जो सेल्स है, जो प्रॉफिट है, ये दोनों चीजें अफेक्टेड होगी, जिसके कारण रिटर्न हमारे बुरे हैं, राइट। इसे अब निफ्टी के साथ ट्रैक करो। यह है हमारा निफ्टी इंडेक्स। 2017 किधर गया? दिस इज 2017, ओके, राइट। तो 2017 से हम मानते हैं दुनिया भर में मंदी चल रही है, तो दुनिया भर में ऑटो इंडेक्स का अंडर परफॉर्मेंस है। पर निफ्टी 2017 के मुकाबले यानी 5 सालों की रिटर्न नेगेटिव है क्या कि पॉजिटिव है? अगर, जैसा मैं बहुत सी बार मीटिंग्स में बताता हूं दोस्तों, कि एक समय था जब ऑटो की रिटर्न बहुत बढ़िया थे, तो जिनको भी देखो ज्यादातर कंपनी उनके पोर्टफोलियो में ऑटो की हुआ करती थी। हम तब भी उनको कहते थे कि भाई कोई भी एक सेक्टर में इतना अंदर नहीं इन्वेस्ट कर लेने का, हर एक चीज का एक वेटेज होता है। पर वो समय पे कमा के दे रही है कंपनियां, तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं बराबर है। फिर देखो जब कंपनियों का परफॉर्मेंस बिगड़ा, अगर मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट ऑटो में है तो मेरा बाजार, इंडिया का बाजार का बढ़िया रिटर्न है, 70% 5 साल का रिटर्न हुआ। उसके मुकाबले ऑटो तो वहीं के वहीं है, तो मेरा ये 70% तो चला गया ना। लाख का 1.25 लाख हुआ होता, पर अगर मेरे ऑटो में हूं तो लाख का लाख ही है, राइट। सो दैट्स नॉट गुड। इसीलिए क्या देखना है आपने? पहले क्या देखा? डिमांडिंग इंडस्ट्री ग्रोथ, धंधा बढ़ता रहना चाहिए। ज्यादातर ऑटो की कंपनियों के सेल्स पूरे थे। आपने बिहेवियर साइंस इसमें देखो कितनी है ऑटो की कंपनियां। ये बजाज ऑटो है, राइट। बजाज ऑटो के अलावा अगर कोई कंपनियां है यहाँ पे, मारुति ये रही, दिस इज मारुति, सबसे बढ़िया कंपनी है मारुति की पैसेंजर कार में, राइट। इनका हाईएस्ट बिजनेस कब था? देखो, दिस वाज देयर हाईएस्ट सेल्स 2019 था ना, अल्पेश भाई ने काम किया है। तो अभी ऐसा कैसे हो सकता है यार कि 3-3 साल हो गए और आपके सेल्स नहीं बढ़ पाए? इधर है ना, धंधे बढ़े ही नहीं। 86,000 करोड़ पे गाड़ी अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि व्हीकल की बिक्री भी वहां पे अटकी हुई है, राइट। व्हीकल की बिक्री बढ़ी नहीं, सेल्स बढ़े नहीं। इस साल पहली बार बड़े लंबे समय बाद सेल्स इंक्रीज हुआ है, पर ये जो सेल्स इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ व्हीकल की बिक्री इंक्रीज नहीं हुई है। फिर कैसे सेल्स इंक्रीज हो गया? यस प्लीज, कौन बताएगा कि नंबर ऑफ व्हीकल जो बिके वो तो वैसे ही अफेक्टेड है? नहीं विमल भाई, कोविड की वजह से नहीं है। कोविड तो 2020 में आया है ना, कोविड 2020 में आया, ये तो 2017 से मंदी चल रही है। पूरा ऑटो सेक्टर तो देखो ना, तो उनका धंधा 2017 से बढ़ना बंद हो गया है। फिर भी मारुति स्ट्रांग है, तो वो 2 साल तक लो ग्रोथ रहा इनके व्हीकल्स का, पर चलो बढ़ा, राइट। और उसकी इफेक्ट आपको सेल्स में आई। देखने दो क्या लिखा है आप लोगों ने चैट बॉक्स में, प्राइस इंक्रीज। देखो कितनी सही बात है, राइट। तो ये आपको सीखने को मिलता है कि अगर आपकी कंपनी कैपेबल है भाव बढ़ाने में, तो भाव बढ़ाती है, महंगाई बढ़ती है ना, तो ये लोग भी भाव बढ़ाते हैं। तो व्हीकल की बिक्री नहीं बढ़ी पर आपका धंधा बढ़ गया। पर ऐसे धंधा जो मिलता है वो इन्फ्लेशन जितना मिलता है, 7-1%, राइट। वो आपको बढ़िया ग्रोथ नहीं देगा। अगर दोस्तों सेल्स ग्रोथ आपका 10-15% से नहीं आता है, तो आपकी कमाई होने वाली नहीं है, राइट। देखो प्रॉफिट इनके लाइफ टाइम हाई कब थे? 7,800 करोड़। अच्छा याद रखना दोस्तों, ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? सबसे बढ़िया कंपनी की बात कर रहे हैं जो डेप्ट फ्री है, राइट। बिल्कुल लो डेप्ट, बढ़िया मार्जिन वाली कंपनी की अगर ऐसी हालत हो, तो फिर आप वो दूसरी सब कंपनियों के क्या हाल होंगे वो सोच लो। प्रॉफिट अभी भी इनका आधा है, क्योंकि इस साल धंधा बढ़ा लेकिन महंगाई भी बढ़ गई। तो महंगाई ने इस साल मारा, अब तक धंधा मार रहा था, राइट। ये साल हम उम्मीद करेंगे सेल्स प्रॉफिट दोनों इनका लाइफ टाइम हाई आ सकता है। सेल्स तो आ सकता है, आने ही वाला है। प्रॉफिट का थोड़ा बहुत प्लस माइनस रह सकता है, राइट। यहाँ पे ये आपके करंट ट्रेंड से हमको पता चलेगा। अल्पेश भाई ने डेटा डाला हुआ है, देखो अभी भी इस साल 1,00,000 करोड़ पार करेगा, मतलब एक लैंडमार्क सेल्स आने वाला है मारुति में। जिंदगी में ये कंपनी ने कभी 1,00,000 करोड़ का धंधा नहीं किया, दिस टाइम दे आर गोइंग टू मेक 1,00,000 करोड़ सेल्स, सो दैट्स ग्रेट। प्रॉफिट इनका जो बढ़ के अभी तक, जो पिछले साल का 3,500 करोड़ था, वो बढ़ के
4,500 करोड़ हो, ऐसा अल्पेश भाई के अनुमान है, राइट। अब हाईएस्ट प्रॉफिट 7,800 करोड़ है, तो वो तो हमने अभी पार नहीं किया है, वो तो दिल्ली दूर है अभी, है ना। तो इसकी इफेक्ट आप किधर देख रहे हो, मारुति के चार्ट पे, राइट। सेम थिंग फॉर टाटा मोटर, बड़े बुरे हाल है, प्रॉफिट दूर दूर तक नहीं आ रहे, नुकसान ही कर रहे बरसों से हाई डेप्ट के कारण। तो इसीलिए आपका टाटा मोटर का चार्ट 7 ईयर से कंपनी का भाव बढ़ा नहीं है, राइट। वाई, ये सब चीजों की वजह से। इसीलिए दोस्तों चार्ट जब आप देखो तो सेम वही पैटर्न से देखो, डिमांड जिधर होगी उधर धंधा ही धंधा होगा, डिमांड, राइट। जैसे ये जो सेक्टर यहाँ पे हमारे सामने है, इसमें डिमांड आपकी किधर से, डाइवर्सिफाइड रिटेल। तो अगर मैं यहाँ पे डीमार्ट कंपनी डालता हूं, राइट, डीमार्ट उनकी लीडिंग कंपनी है, तो अगर मेरे पास डीमार्ट होता और अगर मेरे पास ऑटो की कोई कंपनी होती, बोलो कितना फर्क पड़ा इधर, कितना परफॉर्मेंस में डिफरेंस है, 10 गुना हो गया, राइट। तो लाख था ऑटो में, लाख का 2.25 लाख था निफ्टी में, और लाख का 4 लाख है डीमार्ट में। ये क्यों डिफरेंस आया, क्योंकि डीमार्ट में सेल्स ग्रोथ है। इसीलिए दोस्तों जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, हमारा बहुत ही बड़ा फोकस था डिमांड पे और क्वालिटी पे, नहीं तो आपको ये चार्ट मिलेंगे नहीं। देखो चार्ट से कुछ नहीं बनता है, फंडामेंटल से चार्ट बनते हैं। जिनके चार्ट अच्छे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं उनके चार्ट बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके फंडामेंटल बुरे, चार्ट क्या करेगा। 1,000 करोड़ का धंधा 30,000 करोड़ हो गया, 500 करोड़ का प्रॉफिट 1,500 करोड़ हो गया, तो आपको कमाई हुई ना। देखो ये साल भी लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट देखेंगे तो आपका डीमार्ट भी धमाल कर रहा है। डीमार्ट करेक्शन में है, पर उसका पिछले साल उसने लाइफ टाइम हाई लगा, अभी ये साल खत्म थोड़ी ना हुआ है, ये साल भी हम देख सकते हैं, राइट। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा चाहिए तो डिमांड क्वालिटी देखते जाओ, और ये चार्ट में दोस्तों रिफ्लेक्ट होगा। यहां पे ये कौन सी कैंडल है जो अभी आप लोग सीखे थे ना यही हफ्ते में, विच इज दिस कैंडल, कौन बताएंगे, याद करो चलो फटाफट, ये कौन सी कैंडल थी। शैलेश भाई, हैमर, सही बात है। असल में ये हैमर नहीं, हैमर का भाई है इन्वर्टेड हैमर, जो हो वो हमारे लिए हैमर का जानना जरूरी है। तो ये कितना आपको सरल भाषा में समझा रहा है कि मैं हैमर बनी हूं, मतलब यहां पे मैं ओपन हुआ, मेरे में तेजी ही तेजी थी, बढ़िया चला, मैं 4,000 से 6,000 तक ही एक ही महीने में गया, पर ऊपर से जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आया यही महीने में। ये सेलिंग प्रेशर कैसा रहा कि मेरी कैंडल पूरी खाली हो गई, और उसकी इफेक्ट आपने उसके बाद के महीनों में देखी, राइट। तो हैमर खुद नहीं कहता है कुछ भी, हैमर कहता है सेलिंग प्रेशर आया है, जरूरी नहीं है हैमर के बाद आए, पर अगर आपकी कंपनी हैमर बनने के बाद अपना लो के नीचे जाती है, मतलब समझ लो ये नीचे जाना है इसको, राइट। अब ये क्यों हुआ, फंडामेंटल के कारण, राइट। महंगाई बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो उसकी इफेक्ट आपको इधर आ रही है। अब ये कंटिन्यू देखना दोस्तों सब लोग ध्यान से, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, यहां पे तो बेरिश कैंडल बन गई है ना, चौथा महीना, पांचवा, छठा, सातवां, और ये 8वें महीने में ये क्या बना, यस, इसका नाम कौन बताएंगे, यस प्लीज। डोजी, अल्पेश भाई ने बोला डोजी, विमल भाई कह रहे डोजी, बिल्कुल सही बात है, ये डोजी है, और बड़ी डोजी है, मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी है ना। ये डोजी क्यों बनी और कैसे बनी, नेगेटिव पूरा ट्रेंड चलता जा रहा था कंटिन्यू, 1 2 3 4 महीने नेगेटिव रहा, और ये 5वें महीने जब डोजी बनी तो डिमांड ने कहा भाई मैं टूट तो रहा हूं, यहां पे भी मैं टूटा हूं, पर आगे टूटू या टूटू नहीं वो जरूरी नहीं है। ये फॉल में डोजी का मतलब है हो सकता है कि मेरा फॉल ब्रेक लगे, राइट। ध्यान से सुनना दोस्तों, जरूरी नहीं है कि फॉल रुकेगा, और डोजी का मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि उसके बाद तेजी आएगी। डोजी ये इंडिकेट करती है कि आप पूरे मंदी के माहौल में हो, गिरता जा रहा है मेरा भाव हर महीना, पर अभी आगे ये गिरे वो जरूरी नहीं है। इनडिसिसिव माहौल डोजी से दोस्तों बनता है। फिर दूसरे महीने क्या हुआ, सिंपल, एक ऐसी कैंडल बनी जो अगले महीने के हाई लो में समाई हुई है, राइट। तो इसका कोई मोल नहीं है। और फिर बाद में आपकी कैंडल ने, देखो ये कैंडल ने
हायर हाई, हायर क्लोज, सॉरी हायर, ये क्लोज इधर था और ये इधर रहा, मतलब इसे क्या कहेंगे, मेरी कैंडल ने हायर हाई हायर क्लोज लगाया, लगाया दोस्तों इधर। अब तक क्या था, लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज, 2 महीना ब्रेक, वापस लोअर लो, तो हाई बना ही नहीं पा रही थी कैंडल। पर पहली बार इतने महीने बाद जब यहां पे ये कैंडल बनी, तो ये आपको बताती है कि चलो तेजी आ सकती है ना, ये जो फॉल है ये यहाँ पे ब्रेक लग सकता है। तो ये जो कैंडल बनी इसे हम बुलिश कैंडल कह सकते हैं, है ना, बुलिश कैंडल। और तीसरा महीना है, अभी हमने हर महीने हाई तो देखा ही है, राइट। ये महीना बाजार होगा नेगेटिव, बाजार कैसा है अभी, बिल्कुल नेगेटिव है ये महीना। पर क्या डिमांड ने लो लगाया, यस एवरीबॉडी, क्या देख सकते हो आप लोग, डिमांड ने ये महीना अभी तक लो लगाया है क्या, नहीं लगाया है ना, मतलब अभी भी डिमांड में मंदी छाई हुई नहीं है। पर लोग क्या करते पता है, बाजार गिरता है, भागो भागो डिमांड छोड़ो, अभी तो ये भी गिर जाएगा। ये तेजी के माहौल में है, बाजार मंदी के माहौल में है, तो जो तेजी वाली आइटम है उसको मैं बेच दूंगा तो काम चलेगा। उल्टा क्या होना चाहिए, फॉल में मुझे ऐसे स्टॉक ही लेने चाहिए, क्योंकि अगर बाजार ब्रेक भी लगाता है टूटने में और वापस यू टर्न लगाता है, तो ऐसे स्टॉक सबसे पहले चलते हैं, इनके फंडामेंटल एकदम सपोर्ट है, डिमांड जबरदस्त है, आपको चार्ट में भी दिख रहा है नेगेटिविटी नहीं आ रही है। तो ऐसी चीजों में पहले बाइंग बनता है, हम क्या करते हैं ना, वो चीज खरीदते हैं कि जो एकदम घटिया है, मतलब जो बहुत ज्यादा टूटती है उसी को लेते हैं ज्यादातर लोग। मैं रोज देखता हूँ, लोग बोलते हैं अरे कौन सा शेयर लेने के भाव पे आया, कौन सा लेने के भाव पे आया, लेने के भाव पे कौन सा आया वो जरूरी नहीं है, जो ज्यादा टूटा वो बाद में चलेगा, लेट चलेगा, कम चलेगा, जो कम टूटता है वो पहले चलेगा, ज्यादा चलेगा, लंबा चलेगा। जो कम टूटा है तो कुछ कारण है, ज्यादा टूटा है तो कुछ कारण है, पर हम क्या ढूंढते हैं, वो ज्यादा क्या टूटा है, कौन है जो सबसे नीचे है, मैं उसी को लूंगा। तो अपनी स्ट्रेटेजी उल्टी हो जाती है और क्या होता है, अंडर परफॉर्मिंग अपना रहता है पोर्टफोलियो, राइट। अंडर परफॉर्मर पे काम मत करो, अभी बाजार गिर रहा है तो सब ऐसे गिरे हुए लेवल होंगे ना, गिरे हुए बाजार में जो परफॉर्म करे वो सही में परफॉर्मर है, राइट फ्रेंड्स। तो कैंडल्स को पहचानो, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपने को पता चलता जाएगा, और ये कैंडल को रिफ्लेक्शन किधर से मिलने वाला है, आपके चार्ट में से। अब मुझे चार्ट चैट बॉक्स ओपन है, मुझे बताइए डिमांड जो है वो कौन से सेक्टर की कंपनी हुई। चलो हमने देख लिया डाइवर्सिफाइड रिटेल, बराबर, पर ये ब्रॉड वे में कौन सा सेक्टर होता है, ये तो एकदम नीच में हुआ कि ये डाइवर्सिफाइड रिटेल है, एफएमसीजी, राइट, स्टोर्स पर क्या, ये बेचते क्या है, मतलब इनका धंधा क्या है, राइट। तो एफएमसीजी या कंजप्शन, बराबर ना। तो आप जब इसी को कंजप्शन पे देखो, ये कंजप्शन नाम का भी इंडेक्स है, जब मैं डिमांड देख रहा हूं तो मैं उसको ऑटो से कंपेयर करूंगा दोस्तों, किससे कंपेयर करना चाहिए, ये कंजप्शन वाला सेक्टर है, यानी रिटेल सेक्टर है दोस्तों, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है कंजप्शन सेक्टर, राइट। तो कंजप्शन क्या कर रहा है देखो, यस प्लीज, निफ्टी किधर है, निफ्टी नीचे आ रहा है, कंजप्शन किधर जा रहा है दोस्तों, ऊपर जा रहा है। 2017 का लेवल याद रखो, बेसिक है ना, दुनिया भर की मंदी वाला लेवल, तो ये दुनिया भर में मंदी है, ऑटो वही लेवल पे है, आपका निफ्टी ने लाख का 1.25 लाख किया, पर कंजप्शन ने कितना करके दिया, डबल से ज्यादा, 4000 वाला इंडेक्स 8000। तो निफ्टी परफॉर्मर है, कंजप्शन परफॉर्मर है कि ऑटो परफॉर्मर है दोस्तों, या यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ऐसे चार्ट को समझने का देखो कितना आसान है, आपने ना फंडामेंटल देखे, ना रिजल्ट देखे, ना प्रॉफिट देखे, सीधा चार्ट से पता चल रहा है आप, वेरी इजी। पर चार्ट को, चार्ट वाली चीजें पूछो, वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग खाली चीजें देखेंगे ना इसमें, तो ना ट्रेडिंग जिंदगी में कभी समझ में आएगा, ना ये समझ में आएगा, राइट। ये क्या है, एकदम सीधी और क्लियर बात है, परफॉर्म वो कर रहा है जिसके धंधे बढ़ रहे हैं, जिसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो अब कंजप्शन, आपको ध्यान होगा हमने अभी कुछ इंडेक्स का लिस्ट दिया था थोड़े समय पहले, कि बाजार गिरे तो ये इंडेक्स का माल ज्यादा लेने का, बाजार चले तो गलती से भी प्रॉफिट बुकिंग मत करना, क्योंकि मैं इतने सारे इन्वेस्टर से इतने वर्षों से मिलता हूं, मैं देखता हूं कि लोग यही करते हैं, बाजार में जब घबराहट होती है तो जो ऊपर होते हैं शेयर उनको सब बेच देते हैं, अरे ये भी गिर गया, तो प्रैक्टिकल बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं,
वो पोर्टफोलियो में देखते हैं, अरे इसमें 25% मिल रहा है, इसमें 5% मिल रहा है, अरे यार अच्छा है, चला ये तो प्रॉफिट में लॉस में तो नहीं आया, बेचो इसको इससे पहले कि ये भी लॉस में आ जाए। तो लोग अपना प्रॉफिट वाली आइटम निकालते हैं, फिर बाजार गिरता है तो जो प्रॉफिट में थी वो वैसे भी कम टूटती है, फिर वापस चलता है तो प्रॉफिट वाली आइटम और डबल हो जाती है, राइट। इसीलिए परफॉर्मर को डिस्टर्ब करने का जरूर नहीं, राइट। यहां पे हमने देखा कंजप्शन इंडेक्स में अभी भी मंदी नहीं है। ये कंजप्शन इंडेक्स को मैं किससे कंपेयर करूंगा, देखो निफ्टी से। निफ्टी ने ये महीना क्या बनाया, यस प्लीज, ये महीना क्या बनाया निफ्टी ने। अभी हम हायर हाई हायर लो की बात कर रहे थे, हायर क्लोज मतलब हायर हाई हायर लो हायर क्लोज सब चीज हाई। निफ्टी ने 2 महीना ये बनाया, हायर हाई हायर लो हायर क्लोज। ये महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, पर बाजार ने क्या इंडिकेट कर दिया, क्या बनाया, हाई लोअर लो बनाया ना, राइट। लोअर लो इन्वर्टेड हैमर थोड़ा बहुत कह सकते हैं विमल भाई, क्योंकि ये जो डंडी है ना बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। तो हथौड़े में क्या होता है, जो माल होता है वो कम होता है, डंडी लंबी होती है। ये रियल हथौड़ा नहीं है, पर कह सकते हो ये ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है, राइट। चार्ट का तो नाम आप कुछ भी दो, हमको इतनी समझ में आई कि लोअर लो लगा है ये महीना, राइट। तो बाजार 2 महीने बाद वापस करेक्शन में आया हुआ है ना। इसको, ये इंडियन मार्केट है, इसको हमेशा किससे कंपेयर करने का, वर्ल्ड के मार्केट से। देखो आप कंपनी देखी, कंपनी का सेक्टर देखा, फिर निफ्टी देखा और फिर वर्ल्ड इंडेक्स। ये आपका वर्ल्ड का इंडेक्स है, वर्ल्ड इंडेक्स डाउ जोन्स सबका मेन बेंचमार्क। डाउ जोन्स ने क्या बनाया दोस्तों ये महीना, लोअर हाई लोअर लो। भले अभी 30वीं तारीख आई नहीं है, अभी 2 दिन बाकी है, राइट, पर फिर भी हम एश्योरिटी से कह सकते हैं कि आपका डाउ जोन्स लोअर क्लोज देने ही वाला है, क्योंकि उसका पिछले महीने का क्लोज इधर था, अभी 2 दिन में हो के ये इतना रिकवर नहीं हो सकता। तो डाउ जोन्स पूरे हाल में है, एकदम मंदी में है, पर अभी से नहीं है। ऐसा नहीं कहना कि ये महीने मंदी आई है, काफी समय से डाउ जोन्स का परफॉर्मेंस बुरा है। इसको, ये डाउ जोन्स को अगर मैं वापस मेरे निफ्टी से कंपेयर करता हूं, दिस इज निफ्टी, दोनों में से अच्छा कौन परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, निफ्टी, है ना। डाउ जोन्स तो इधर कहीं चल रहा है, निफ्टी अपना डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि डाउ जोन्स का जीडीपी ग्रोथ नहीं है, डाउ जोन्स में इन्फ्लेशन ज्यादा है। निफ्टी जीडीपी स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन है ज्यादा, यूएस जैसा नहीं। तो करेक्शन है पर भयंकर करेक्शन नहीं। कितनी सिंपल चार्ट की मेथोडोलॉजी है, कंपनी, सेक्टर, कंट्रीज इंडेक्स एंड देन यू शुड वॉच वर्ल्ड इंडेक्स, राइट फ्रेंड्स। मैं उम्मीद रख रहा हूं ये सब चीजें आप लोगों को थोड़ी क्लियर होती जा रही है। अभी हमने रिटेल सेक्टर देखा, तो रिटेल सेक्टर जब आउट परफॉर्म कर रहा है तो मतलब रिटेल में तो पैसा बनना है। इसलिए हम लोग बहुत बार कहते हैं कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत करो तो शुरुआत रिटेल से होनी चाहिए, बराबर ना। रिटेल में पैसा डालने से शुरुआत करनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी दोस्तों हमारी है रिटेल सेक्टर, फिर आता है फाइनेंस सेक्टर, फिर आता है टेक्नोलॉजी सेक्टर, और फिर बाकी सब इंफ्रा ना हेल्थ और ये सब आते हैं, राइट। क्योंकि रिटेल फास्टेस्ट ग्रोइंग है, रिटेल आपका परफॉर्म करता है। रिटेल की और एक कंपनी है यहाँ पे, लेट मी राइट डाउन हियर, वही अभी हमने कंजप्शन की बात की, तो दिस इज योर कंजप्शन कंपनी, जैसे टाइटन। चार्ट में क्या फर्क है, क्या ये लोअर लो बना रहा है, देखो बाजार की बुरे हाल है, निफ्टी ने लोअर लो बना दिया है, पर आपका टाइटन क्या कर रहा है, इधर टाइटन ने बोल दिया मेरे को चलना है ना। देखो 3 महीने की मंदी, फिर ये कैंडल बुलिश कैंडल बनी और टाइटन ने बोला मेरे को चलना है। अभी भी टाइटन बुरा नहीं हुआ है, क्यों नहीं, कितने स्ट्रॉन्ग फंड, क्या ग्रोथ है कंपनी में यार ये साल भी। तो टाइटन से तो उम्मीद है वो लाइफ टाइम हाई सेल्स प्रॉफिट लगाएगा, इसलिए बिल्कुल यहां पे मंदी नहीं है। पर लोग क्या कर रहे हैं, टाइटन बेच के भागेंगे, बाजार गिर रहा है, पता नहीं कितना गिर जाएगा ये, राइट। ऐसा नहीं होता है, परफॉर्मर है जो बाजार गिरेगा तब ये कम गिरते हैं, बाजार के फॉल की इफेक्ट कम होती है, इसीलिए बाजार से पहले ये चलते हैं, लंबा चलते हैं। वीक आइटम जो होती है वो पहले टूटती है, लेट चलती है, थोड़ा चलती है, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज द वे यू कैन चेक योर इंडेक्स एंड कंपनीज। यहां पे जो डीमार्ट, टाइटन,
ये सब की पीयर ग्रुप कंपनियों से अलग अलग चार्ट दोस्तों कंपेयर करके देख लेने के और चार्ट को पहचानने की कोशिश करने की। ये जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल है, दिख रही है आपको? मैं चल रहा था चल रहा था चल रहा था चल रहा था चल रहा था, यहाँ पे अरे नहीं यार थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा, राइट। और फिर यहाँ पे ये कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया क्योंकि ये लो के नीचे गिरी। कौन सी थी ये? लो जी। कितना सिंपल है। तो कैंडल होगी हजारों, हमें काम की याद कितनी रखनी है? डोजी, हैमर, राइट, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, ये सब कैंडलें काम की है जो आपको कुछ इंडिकेट कर सकती है। एग्जैक्ट ट्रिगर, बाइंग कहां करना है, कहां प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये हम आगे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम जानेंगे। पर तब तक इतना पहचान लो दोस्तों, राइट, थोड़ी कैंडल को जानना सीख लो और चार्ट में अलग अलग कंपनियां कैसे डालते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं। टाइटन को हमने किससे देखा? कंजप्शन से देखा। ऐसे दोस्तों चेक करने का, राइट। यहां पे मैं वापस आपकी इन्हीं कंपनियों पे आता हूं, राइट। और एचडीएफसी बैंक, ये मैंने एचडीएफसी बैंक यहां पे लिखा, राइट। एचडीएफसी बैंक ने भी ये महीना क्या बनाया है अभी? यस, लोअर लो, राइट ना, ये महीना लोअर लो बनाया है, ये आपके सामने है, राइट। यहां पे ये कैंडल बढ़िया बुलिश एंगल थिंग मुझे दिख रही है, राइट। उसके बाद कुछ महीनों से यहां पे करेक्शन मोड में है, जो कि आपका बाजार भी करेक्शन मोड में है। मैं बैंक को किसके साथ कंपेयर करूंगा? अगर मैंने एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखा तो मैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट को कौन से इंडेक्स के साथ देखूंगा? यस प्लीज, कौन सा आएगा बताओ? फाइनेंस, बैंक निफ्टी, या देखो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, पर बैंक निफ्टी से भी पहले इसका भी एक इंडेक्स है, वो कौन सा है बताओ? बैंक निफ्टी आपने बिल्कुल सही बताया है अल्पेश भाई, विनोद भाई, पर बैंक निफ्टी से भी और नजदीक है इनका एक चार्ट, और वो है, बिल्कुल सही लिखा आपने, प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक का भी खुद का एक इंडेक्स है, ये है प्राइवेट बैंक दोस्तों, राइट। तो प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी हमारे सामने है। हम यह देख रहे हैं कुछ समय से, जैसे ये कोविड का काल है ना, कोविड के बाद का फॉल आया, कोविड के बाद बैंक इंडेक्स ने कुछ परफॉर्म नहीं किया। देख रहे हैं ना हम लोग कितने समय से पूरा बैंक इंडेक्स, सॉरी प्राइवेट बैंक इंडेक्स करेक्शन में है। सेम हमें एचडीएफसी का भी चार्ट कुछ ऐसा लगा, राइट। इनफैक्ट ये है प्री कोविड लेवल, तो प्री कोविड लेवल के एकदम नजदीक है बैंक इंडेक्स, मतलब कोई परफॉर्मेंस प्री कोविड का नहीं है। हाँ, लेकिन जैसा हमने भी ऑटो देखा 2017 का लेवल ऑटो का, तो उस केस में बैंक में अच्छे पैसे बने, राइट, ऑलमोस्ट डबल, मतलब लाख के 2 लाख हो गए 5 सालों में, पर वो ऑटो में नहीं हुए, राइट। अब ये हमने एचडीएफसी बैंक को प्राइवेट बैंक के साथ कंपेयर किया। मैं वापस यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में आ जाता हूं, सेम सिनेरियो चेक करने के लिए कि ये था कोविड वाला लेवल, है ना, अभी हमने देखा। कोविड के बाद ये ऑलमोस्ट वो जैसे प्राइवेट बैंक का इंडेक्स था वैसे ही है, राइट। ये 2017 का लेवल है, 2017 के लेवल के हिसाब से डबल से ज्यादा, मतलब इसने तगड़े पैसे कमा के दिए हैं, राइट, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में। नजदीक में बैंकिंग पूरी बैंक इंडेक्स अभी करेक्शन में है, वो रैली में नहीं है, ये हमको पता चलता है, राइट। परफॉर्मेंस एवरेज है बैंक इंडेक्स का। इसे प्राइवेट बैंक को अगर मैं अब बैंकिंग से कंपेयर करूं तो जैसे निफ्टी बैंक है ना, निफ्टी बैंक, यह है बैंक निफ्टी, सेम परफॉर्मेंस, ऐसा ही है ना। ये अपना कोविड वाला लेवल वही कोविड के लेवल के नजदीक ही चल रहा है। अगर हम 2017 का लेवल देखें तो 2017 का परफॉर्मेंस में अच्छा है, पर जो हमें प्राइवेट बैंक दिख रही है वैसे ही हमें निफ्टी बैंक दिख रही है, वैसे ही हमें एचडीएफसी बैंक दिख रही है। तो कंपनियां जुड़ी है अपने सेक्टोरियल इंडेक्स के साथ, राइट। सेक्टोरियल इंडेक्स जुड़े अपने ब्रॉडर इंडेक्स के साथ, सब एक दूसरे के साथ है। और इन सबका पेरेंट इंडेक्स क्या हुआ? आप में से किसी ने लिखा था फाइनेंस, है ना, फाइनेंस, या तो मैं यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर भी देखो, चलो देखते हैं फाइनेंस सेक्टर क्या कर रहा है। दिस इज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, सेम है कि नहीं सब? कोविड नजदीकी है, बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मिंग नहीं है, राइट, बुरे हाल नहीं है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस भी नहीं है। और 2017 का ये लेवल है, सॉरी 2017 का लेवल कब आके दिया है इसने पिछले समय में, राइट। तो हमने क्या किया, कंपनी को इंडेक्स के साथ कंपेयर किया। आप इसका चार्ट एसबीआई से देखोगे तो काम नहीं लगेगा,
राइट। फाइनेंशियल सर्विस में दूसरी कौन सी कंपनी है, कौन बताएगी मेरे को? यस, कोई लीडिंग कंपनी बताना है ना। कौन सी कंपनी है फाइनेंशियल सर्विस में दूसरी, जिनका बड़ा रोल है फाइनेंस सेक्टर में? बजाज फाइनेंस, बिल्कुल सही बात है विनोद, बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का भी चार्ट देखना चाहिए। यह है बजाज फाइनेंस, राइट। सेम सिनेरियो देख लेते हैं, कंपैरिजन हमेशा ऐसा ही करने का। ये प्री कोविड लेवल है, प्री कोविड लेवल से थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं एकदम बैंकिंग जैसा नहीं है, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत आउट परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते इसको, 20% ज्यादा भाव है इसका प्री कोविड लेवल से, राइट। 2017 का अगर हम लेवल देखें तो 2017 के 1,000 रुपए के मुकाबले 7 गुना है। तो पिछले 5 सालों में बजाज फाइनेंस ने धमाकेदार कमा के दिया हो, राइट। फाइनेंस सेक्टर का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। वैसे देखो दोस्तों, फाइनेंस सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर है। पहला प्रायोरिटी कौन होना चाहिए? रिटेल। सबसे तेजी से धंधे किसके बढ़ रहे हैं? रिटेल के। दूसरा सेक्टर कौन बढ़ रहा है जिनके धंधे बढ़ रहे हैं? फाइनेंस। फिर टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी अफेक्टेड है, अभी पिछले 6-7 महीनों से, पर टेक्नोलॉजी भी ग्रोइंग सेक्टर है, राइट। तो बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, और इसके साथ आप चाहो तो स्मॉल कैप इंडेक्स को कंपेयर कर सकते हो। दिस इज स्मॉल कैप। अच्छा, इसका चार्ट थोड़ा आधा है तो मैं स्मॉल कैप 100 ले लेता हूं, ये पूरा चार्ट है, राइट। 2017 अभी हमने देखा था कि चलो मंदी थी, पर 2017 के मुकाबले भी भाव तो डबल थे, राइट। निफ्टी के काफी अच्छे थे। स्मॉल कैप के केस में मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करता हूं। ये कौन सा लेवल है दोस्तों? 2008। जस्ट थिंक अबाउट इट। स्मॉल कैप, ज्यादातर इन्वेस्टर जो होते हैं उनको स्मॉल कैप में ही इंटरेस्ट होता है। वो लोग छोटा हीरा ढूंढना चाहते हैं जो कल बड़ा हो जाए, राइट। ये हकीकत है आपके सामने स्मॉल कैप इंडेक्स की, कि अगर मैं सिर्फ स्मॉल कैप देखूंगा तो स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस ये मेरा 12 साल का है। जस्ट थिंक अबाउट इट, 12 साल में 30% रिटर्न, 6,000 वाला इंडेक्स 9,000। तो 12 साल में 30% तो मेरा रिटर्न क्या हुआ? नथिंग। अगर मैंने स्मॉल कैप में पैसे डाले उससे ज्यादा रिटर्न मुझे फिक्स डिपॉजिट में मिलता। इसलिए दोस्तों, जब अपन पोर्टफोलियो बनाते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये सब नहीं देखने का, अपने अपने इंडेक्स में कौन कंपनी बढ़िया मार्केट शेयर ले जा रही है, राइट। कौन सी कंपनी है जो अच्छी क्वालिटी की है, कौन से सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, ये देख के लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में क्या होगा? लार्ज कैप भी आएगी, मिड कैप भी आएगी, स्मॉल कैप भी आएगी, राइट। देखो, ऐसी कई कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप है और हम इन्वेस्टेड है। जैसे वंडरला क्या है? स्मॉल कैप कंपनी है। लेजियर में सबसे बड़ी वंडरला है, हमने वंडरला में वर्षों से निवेश किया हुआ है, राइट। तो स्मॉल कैप नहीं लेने की ऐसा नहीं, या स्मॉल कैप ही लेने की ऐसा भी नहीं। स्मॉल कैप इज द फ्रंट रनर कंपनी ऑफ लेजियर, दैट्स व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग इन वंडरला, इज द front runner company of Lazier. Hence, we are investing in Wonderla, irrespective of this company small cap of large or large cap. DMart एक large cap कंपनी है, डाइवर्सिफाइड रिटेल की। हमको कोई लेना देना नहीं है वो लार्ज कैप है कि स्मॉल कैप है। वो फ्रंट रनर कंपनी है अपने सेक्टर की, सबसे तगड़ा धंधा करती है, हाई क्वालिटी है, तो यस, हमने पैसे डाल दें। जुबिलेंट फूड का जब आईपीओ आया था वो स्मॉल कैप कंपनी थी, अभी कुछ ही साल पहले। अभी वो स्मॉल कैप से लार्ज कैप तो नहीं बोल सकते, पर मिड लार्ज कैप की कंपनी हो चुकी है। तो हमने जब निवेश किया वो स्मॉल कैप थी, पर हमने स्मॉल कैप में निवेश किया ऐसा हरगिज नहीं है। वो रेस्टोरेंट की फ्रंट रनर थी, बराबर है। ऐसे ही सारी कंपनी देखनी चाहिए दोस्तों। अल्ट्राटेक में जब हमने पैसा डाला, अल्ट्राटेक वॉज मिड कैप कंपनी, अल्ट्राटेक बाद में अभी लार्ज कैप बन गई है। तो वो उस समय सीमेंट की बढ़िया कंपनी थी, राइट। सो डोंट बाय वॉचिंग इंडेक्स की भी मैं स्मॉल कैप में जाऊं कि लार्ज कैप में जाऊं, जहां जाना हो वहां जाओ, पर अच्छे में जाओ, बराबर। तो किसी के मन में अगर अभी भी ये ग्रंथि है कि नहीं स्मॉल कैप कंपनियां बढ़िया कमा के देती है, तो जरा इतिहास निकाल के देख लेना। तेजी में, ये तेजी का समय था 2014 से 2020 वाला, तेजी में का भी रिटर्न देखो, मंदी के भी रिटर्न देखो, राइट। तो ऐसा हरगिज नहीं है स्मॉल कैप कमा के देता है, अच्छा शेयर कमा के देता है, राइट। सो वी जस्ट वॉच द स्मॉल कैप इंडेक्स। यहां पे स्मॉल कैप का भी अभी तो लो नहीं लगा है, इन्वर्टेड हैमर बन रही है अभी। आज का दिन, कल का दिन बाकी है बाजार का, देखते हैं, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन सी चार्ट। अगर आप इतना चार्ट बोलोगे तो बोलोगे क्या तेजी है, मैंने इधर लिया होता तो कितनी मजा आ जाती,
उनको ये भी देखना चाहिए कि इधर लेने वाले हैं वो इधर भी ले सकते थे, किधर इधर लिया होता तो कैसी मजा आ जाती। तो ये सब पूरा चार्ट देखो, आधी कहानी नहीं, बराबर। हर चीज का एक मेथड होता है। सुनाओ, एचडीएफसी बैंक, आपकी आईआरसीटीसी, देखो ये कंपनी भी कौन सी है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है? यस सर, कौन सी कंपनी है? क्या ये कोई बहुत बड़ी कंपनी है? नहीं है, पर ये अपने सेक्टर की तो राजा है ना, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। तो यस, आईआरसीटीसी जो है ये भले स्मॉल कैप हो, इसमें पैसा डालना चाहिए, क्यों नहीं डालेंगे, कंसिस्टेंट कंपनी है। आईपीओ इसका अभी आया, पर ये कंपनी पुरानी है, पिछले 2 दशक में कभी भी इसने लॉस नहीं किया है। ये जो चित्र हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि आईपीओ के पहले का चित्र है, इसको भी देखना है। अगर कंपनी ने कभी लॉस नहीं किया है तो हाई प्रोबेबिलिटी आने वाले समय में भी हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट देते जाए। निफ्टी करेक्शन में है, आपका आईआरसीटीसी क्या कर रहा है पिछले 2 महीने से? यस प्लीज, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। आईआरसीटीसी क्या बना रहा है सर? हायर हाई हायर लो हायर क्लोज। तो आप में से कोई हो जो सोचे बाजार गिर रहा है यार भागो आईआरसीटीसी में से, बिल्कुल प्रॉफिट बुक करने का जरूर नहीं है। उल्टा बाजार गिर रहा है ना, थोड़े ऐड कर लेने के, राइट, क्योंकि जैसे बाजार संभलेगा पैसे पहले ये सब चलेंगे जिनमें वीकनेस बिल्कुल नहीं आ रही, राइट। तो ये नियर टर्म में भी स्ट्रॉन्ग है, ऑलराइट। तो आईआरसीटीसी फ्रॉम टूरिज्म जो 2020 कोविड के बाद बिल्कुल अफेक्ट हो गया था, राइट। अभी इस साल अभी तक कंपनी के मेरे ख्याल से इसमें किसने काम किया होगा, आईआरसीटीसी पे किसने किया था आप में से? अखिलेश चौहान ने किया था, ग्रेट। देखो उनका डेटा आप देखो, आईआरसीटीसी एकदम बढ़िया सेल्स बढ़िया प्रॉफिट करती जा रही थी, कोई प्रकार की दिक्कत ही नहीं थी। तो आपका जो शेयर था वो भी कैसा चल रहा था, है ना। देखो आईपीओ आया 100 रुपए पे और 100 से 1300, ये 13 गुना कितने समय में हुआ? हाउ मच टाइम? 2 साल, राइट। तो कोई डाउट ही नहीं है, जबरदस्त। क्यों इतना अच्छा था? क्योंकि इसके सेल्स और प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ रहे थे। सेल्स इनके 3 गुना हो गए, प्रॉफिट 10 गुना हो गए। तो जब प्रॉफिट 10 गुना हुए आपके भाव को बढ़ना ही है। पर ये किसको पता था कि भाई कोविड आएगा? तो कोविड आया और ये बुरा समय इनका आ गया। यहाँ पे पिछला साल रिकवरी आई, पर क्या इसने लाइफ टाइम हाई सेल्स लगाया दोस्तों? नहीं लगाया। तो इसने भाव में भी नहीं लगाया अभी तक। क्या इनके भाव लाइफ टाइम में आ गए? नहीं आ सकते ना दोस्तों, चेक इट। ये लाइफ टाइम हाई है, अभी कितना दूर है? इतना, है ना। पर ये सफर पार करेगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? यहां से ये साल का जो ट्रेंड था, अखिलेश भाई ने अगर डेटा डाला हुआ है, देखिए कंप्लीट इन्होंने डेटा डाला हुआ है, एस्टिमेट भी Q1 के हिसाब से कर दिया है। तो इनको उम्मीद है ये साल इनका धंधा 4000 करोड़ का होगा। तो ये 4000 करोड़ का मतलब तो ये लाइफ टाइम ही धंधा हो गया। प्रॉफिट भी इनका बढ़िया, सॉरी ये तो 2032 है कि 2023 है? 2023 का डेटा नहीं है, राइट। अभी हमने तो इसका रिजल्ट दे दिया था, कुछ समय पहले ही मैंने अपडेट किया था, देख लेना कि हमें क्या उम्मीद है, राइट। धंधा दोस्तों इस साल लाजवाब आया है ओवरऑल, जो टच इंटेंसिव सेक्टर था उसमें। तो जब सेल्स और प्रॉफिट आपके लाइफ टाइम हाई आ रहे हैं तो ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम नहीं है। अगर माल रह गया लेने का तो एक्यूमुलेट करने का टाइम है। हम तेजी जबरदस्त देखेंगे इसमें। ये 2 साल से शेयर चले हुए नहीं है, लोअर वैल्यूएशन वाले हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करने का, एक्यूमुलेट करने का, बराबर। अभी टच इंटेंसिव सेक्टर का कोई इंडेक्स नहीं है, नहीं तो अपन इधर चेक करते कि चलो आईआरसीटीसी, वंडरला, ये सबके चार्ट कैसे है। देखो ये वंडरला, सेम आईआरसीटीसी को हमें वंडरला के साथ कंपेयर करना चाहिए, वैसे दोनों के बिजनेस अलग है, राइट। सी क्या हाल था? बिल्कुल हाल बुरे थे इनके, जब कोविड के बाद धंधा बिल्कुल कम हो गया। पर क्या यूटर्न आया था इनका? यहां पे नहीं। Q1 के जब हमने नतीजे डिस्कस किए आपके संडे की मीटिंग में, तभी बोल दिया था कि इसको लाइफ टाइम हाई लगना है, क्योंकि ये धंधे इनके ऐसे आए हैं कि इस बार लाइफ टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट आएगा। ये 3 महीनों में उन्होंने 2020 के पूरे साल का धंधा कर दिया है 2022 के। तो दोस्तों ये जो Q1 था ना 2022 का, ये 2021 से तो डबल है, 2020 से तो बहुत ज्यादा है।
पर मूड हमें 2019 से चेक करना चाहिए, प्री कोविड लेवल से। दोस्तों वो जो क्वार्टर था उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब ये कि अगर फुटफॉल प्री कोविड लेवल से ज्यादा, तो कोई डाउट नहीं है सेल्स इस बार प्री कोविड लेवल से ज्यादा, प्रॉफिट प्री कोविड लेवल से ज्यादा, तो इसको तो फटना ही है, राइट। अभी ये करेक्शन किधर से आया है? अभी इन्वर्टेड हैमर बनी ना, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है, किधर से आया? वही पुराने लेवल से आया ना, जहां से सेलिंग प्रेशर आया था। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म चैलेंज रहेगा थोड़ा, बट इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो कंपनी है इसको फटना है, मेरे हिसाब से अपने को 500, 600 का तो नियर टर्म का टारगेट रखना चाहिए, बट वंस इट मूव्स अबाउट दिस लेवल। तो यहां पे कैंडल क्या बनी? ये कौन सी कैंडल है दोस्तों? आपको इसने आगाह कर दिया, बुल्लिश एंगल्फिंग बन रही है मेरे में, राइट। बुल्लिश एंगल्फिंग है, धंधे, सेल्स, प्रॉफिट सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यस, कोई चिंता नहीं करने की, ये सब कंपनियों में बहुत समय बाद, 2 साल 3 साल के बाद ये सब में तेजी आई हुई है। देखो जो अपने जो मल्टीप्लेक्स है ना, इसमें अभी उतना वो नहीं है। मल्टीप्लेक्स का क्या है कि पहले की तरह लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, पहले की तरह, राइट। अभी जो कुछ फिल्म आई उसमें उन्होंने पुराने रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, जैसे 2 फिल्म ऐसी रही पिछली बार, जैसे अभी एक RRR, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, कश्मीर फाइल ने रिकॉर्ड ब्रेक किए, तो इनसे उनको सपोर्ट मिला था कुछ समय में जब बिल्कुल बुरा हाल था, राइट। उसके बाद अभी एक, मेरे ख्याल से मैं नाम भूल गया पिक्चर का, कमल हसन की पिक्चर आई थी अभी, विक्रम की क्या नाम था, उसने भी अच्छा बिजनेस दिया पीवीआर को, थोड़े समय पहले ही आई थी पिक्चर, राइट। पृथ्वीराज चौहान फ्लॉप चली गई, जिसपे पीवीआर को आइनॉक्स को सबको आशा थी कि हमारा धंधा बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा उससे। तो कुछ फिल्में आई पर फ्लॉप गई। ज्यादातर लोग अभी ओटीटी पे वेट करके बैठते हैं, नहीं आने दो ना इसको अमेज़न पे, तभी देखेंगे। तो ये सेक्टर, हमको एक समय पे उम्मीद थी कि ये भी बाकी सेक्टर की तरह इमर्जिंग होगा और 25% का ग्रोथ आएगा, पर ओटीटी प्लेटफॉर्म की एंट्री इनके धंधे को डाउन कर सकते हैं। हम ये ग्रोथ उम्मीद नहीं कर सकते दोस्तों। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक बड़ा डिसरप्टर है सेक्टर में, राइट। तो यहां पे भी देखो फुल उम्मीद हुई कि मोबिलिटी, टच इंटेंसिव सेक्टर सब अच्छा कर रहे, तो मैं भी अच्छा करूंगा, तो पीवीआर भी चलेगा। पर ये जो पहले जो चलता था उसके मुकाबले ये ओटीटी बगैर का जमाना था, और अब इसको ओटीटी से फाइट करके चलना है, तो थोड़ा तकलीफ वाला काम होगा दोस्तों। हमने हमारा जो स्टेक था पीवीआर में वो कम कर दिया, राइट। आइनॉक्स और पीवीआर का जो मिलन हुआ, ये जबरदस्त पॉजिटिव चीज है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि पहले ये 2 कंपटीटर थे, है ना। आप लोग जब फिल्म देखने जाओगे, जरूर मेरे ख्याल से वैसे तो जो नजदीक का थिएटर है वहां जाओगे आप लोग, है ना। पीवीआर आइनॉक्स दोनों क्लास है, मतलब पीवीआर आइनॉक्स में ऐसा नहीं होगा कि आप बोलो नहीं मैं तो पीवीआर में ही देखूंगा, दोनों अच्छे हैं। तो जहां पे अवेलेबिलिटी सीट की आप वहां पे जाओगे, लेकिन फिर भी टिकट का भाव कंपेयर होता है थोड़ा, कंपटीटर है अपने तगड़े ये दोनों। पर जब पीवीआर आइनॉक्स एक हो गए, तो इन्होंने कंपटीशन को खत्म कर दिया। मतलब इन्होंने जान लिया कि आने वाला समय मुश्किल वाला है ओटीटी के कारण, तो अभी अपन 2 एक नहीं होंगे तो मुश्किल और रहेगी, दोनों के फायदे की चीज थी। आपने जस्ट अभी ये महीने देखा होगा कि एक इंटरनेशनल सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स की चेन बैंकरप्सी फाइल की उसने, राइट। क्योंकि डेवलप कंट्री में तो ओटीटी ज्यादा डिसरप्टिव है, इंडिया से भी ज्यादा, ऑलराइट। सो दिस ऑल थिंग्स आर देयर। कितना क्लियर आपको चार्ट में दिखता है, पर ये चार्ट फंडामेंटल से दिखे, समझे ना। कोविड आया गिरे, अभी भी कोविड के लेवल से ज्यादा धंधा प्रॉफिट नहीं है, तो अभी ये गिरे हुए, ऑलराइट। ये कब चलेंगे? जब कोविड वाले लेवल को पार हो, राइट। ये बड़ी सी बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पे बनी हुई थी, जो इतने समय तक इसने हैरान किया। हमने इससे बड़ी बुलिश एंगल्फिंग अभी तक नहीं देखी, ऑलराइट। तो फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीक्स जो चीजें हमने देखी, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये हमने जो 2 हफ्ता देखा ना, ये खाली उंगलियों को सेट करने की चीजें है। थोड़ा थोड़ा सारी कंपनियों को जानने की, इंडेक्स को देखने की, ये चीजें हमने की है, राइट। अभी हम डेप्थ में नहीं गए, पर यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो जब हम डेप्थ में जाएंगे तो आप पहचान पाओगे। अभी प्रैक्टिस नहीं किया, फिर जब अपन डेप्थ में जाएंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, राइट। तो मैं अभी से आपको आगाह कर रहा हूं, काइंडली डू प्रैक्टिस। और मैंने जो स्टाइल बताई वैसे, सबसे पहले क्या देखेंगे बोलो? पहले मैंने क्या देखने को बोला? अगर आप डाउ जोन्स से शुरुआत करते हो तो भी बढ़िया है, अगर आप कंपनी से शुरुआत करते हो तो भी बढ़िया है, पर लाइन में चलो। अगर डाउ जोन्स देखा तो डाउ जोन्स के बाद क्या देखेंगे दोस्तों? बताओ मेरे को, चैट बॉक्स इज ओपन।
डाउ जोन्स के बाद सीधा कंपनी का नंबर लगना चाहिए जब आप चार्ट देखो। निफ्टी बहुत बढ़िया अल्पेश भाई, मनीष भाई, विमल भाई, निफ्टी, मकरन जी। डाउ जोन्स देखा, फिर इंडिया देखो, इंडिया का पता चल गया, निफ्टी यानी इंडिया का पता चल गया, फिर क्या देखने का, फिर अलग अलग इंडेक्स देखने के। चलो मेटल इंडेक्स क्या कर रहा है, चलो इंफ्रा इंडेक्स क्या कर रहा है, ऑटो इंडेक्स क्या कर रहा है, कंजप्शन इंडेक्स देखो, और जो इंडेक्स में आपको लगे परफॉर्मेंस, फिर उसके कंपनियां देखो, राइट। अगर आप कंपनी से चालू करो तो पहले कंपनी देखी, फिर आप सेक्टर पे गए, फिर आपने निफ्टी देखा, फिर डाउ जोन्स देखा। ये पूरी रिदम में जाना बहुत जरूरी है। अगर ये रिदम में नहीं गए तो हम खो जाएंगे दोस्तों, हम चार्ट में खो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। यहां पे जैसे अभी मैं जस्ट ओपन कर रहा था, ये अल्पेश भाई का बालकृष्ण इंडस्ट्री है ना, ये ऑटो की कंपनी है कि नहीं, ऑटो की। तो इसको मैं किसके साथ देखूंगा, बोलो, बालकृष्ण को। रिटेल के साथ देखेंगे अपन इसको, ऑटो को इसके साथ ही देखेंगे। अब हमने देख ही लिया है कि ऑटो वीक है ऑलरेडी, हम जान गए अभी कि 2017 के लेवल पे चल रहा है ऑटो। जब इसको मैं बालकृष्ण को जब चेक करता हूं, अभी तो मैं पहले से प्रिपेयर रहता हूं कि मैं ऑटो की कंपनी देख रहा हूं जो अफेक्टेड हो सकती है। नाउ दिस इज द लेवल ऑफ 2017 ऑफ बालकृष्ण इंडस्ट्री। मेरे को बताओ, ऑटो ज्यादा अफेक्टेड है कि बालकृष्ण ज्यादा अफेक्टेड है? हु इज अंडर परफॉर्मिंग टू हुम? यस प्लीज। ऑटो का तो पैसा उतने के उतना है, पर अगर मैंने ऑटो में भी बालकृष्ण में पैसा डाला होता तो मेरा पैसा तो यार लाख का 2.25 लाख है, दो भी नहीं, उससे भी ज्यादा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वीक सेक्टर में रहा पर फिर भी पैसा कमाया, क्योंकि वीक सेक्टर में भी ये वो कंपनी है जो होगा सेक्टर वीक, वीक सेक्टर में भी मेरे धंधे बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में 3780 का करोड़ का धंधा, अभी कितना धंधा है यार? धंधा जिसका डबल से ज्यादा हो, प्रॉफिट जिसके 700 से 1400 करोड़ डबल से ज्यादा हो, फिर उसको रोक कौन सकता है? बहुत लोग बोलते हैं बाइंग नहीं आता ना इसलिए शेयर नहीं चलता है। अरे बाइंग से कोई लेना देना नहीं है, बाइंग क्यों नहीं आता वो देखो ना। तो इधर क्यों बाइंग आता है? ये बालकृष्ण में क्यों उल्टा हुआ? ऑटो नहीं पर फिर भी ये चला, बिकॉज ये लोग जबरदस्त एग्रेसिव है। दुनिया में अलग अलग कंट्री हर साल पकड़ते जा रहे हैं और अपना एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ा रहे हैं। तो असल में ऐसा नहीं है टायर इंडस्ट्री जबरदस्त आउट परफॉर्म की है, ऐसा नहीं है। ऑटो से तो अच्छा परफॉर्म कर रही है टायर इंडस्ट्री, पर फिर भी बालकृष्ण का धंधा इतना जबरदस्त बढ़ रहा है क्योंकि वो ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली बढ़ रहे हैं आगे। वो अलग अलग जगह पे बिजनेस कर रहे, एक्सपांड कर रहे, जो टर्नओवर में ऐड होता जा रहा है, राइट। अब हम अगर बालकृष्ण को जैसे 2017 का लेवल हमने देख लिया, राइट, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है। बालकृष्ण को डायरेक्टली मैं किससे कंपेयर कर सकता हूं दोस्तों? यस, कौन बताएंगे? बालकृष्ण इंडस्ट्री को मैं डायरेक्टली किससे कंपेयर करूंगा? सीधे सीधी उनकी पीयर ग्रुप की कंपनी कौन है? ये एनएससी है ना, बीएससी में देख लेने दो। या राइट, आपको पता है ये 2008 में एक मंदी चल रही थी, तो 2008 में इनका भाव करीबन 30 रुपए का था, और 30 से अभी भाव 2000, मतलब 30 का 300, 300 का 3000, करीबन 100 गुना हुआ है। हमें खुशी है हम इस कंपनी में 2010 से है, और 2010 में लोग एमआरएफ की बात करते थे पर हमने बालकृष्ण दिया, और बालकृष्ण ने एमआरएफ से ज्यादा कमा के दिया, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पे एमआरएफ से ज्यादा था, मार्जिन एमआरएफ से ज्यादा था। लोगों को उस समय बालकृष्ण का पता भी नहीं था, पर सब एमआरएफ बात करते रह गए, परफॉर्मेंस कोई और दे गया। एमआरएफ बुरी कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, पर फिर भी एमआरएफ को इसने मात दे दी, राइट। देखो अभी भी ये करेक्शन में है, पर ऑटो जैसे हाल नहीं है। ये बढ़िया सी बुलिश कैंडल बनी है, करेक्शन है, आगे मैं उम्मीद करूंगा बढ़िया परफॉर्मेंस आना चाहिए इसका भी। ऐसी कंपनियों को हम ऐड कर सकते हैं। ऑटो लेना है तो ऑटो में ऑटो के आउट परफॉर्मर पे ध्यान रखो, राइट। इसको हम कंपेयर करेंगे। टायर की कुछ कंपनियों के नाम लिख सकते हो दोस्तों आप लोग कि कौन सा लिखा है? एमआरएफ। चलो एक एमआरएफ देख लेते हैं। दिस इज एमआरएफ। एमआरएफ भी करेक्शन में है। अभी जो भाव है ये कोविड लेवल के नीचे वाले भाव है। देखो ये कोविड वाला प्री कोविड लेवल, तो अभी भी ये प्री कोविड लेवल पे चल रहा है। और बालकृष्ण आपने देखा तो कोविड का कोई लेना देना ही नहीं है। कहा ये कोविड 2020 और कहा ये आज का बालकृष्ण, एंड दिस इज योर एमआरएफ। स्टिल इट इज ट्रेडिंग नियर कोविड लेवल, राइट। अगर हम इसी के 2008 के लेवल भी देखेंगे तो यस, इसका भाव भी 5-6 हजार रुपया था, राइट।
तो 6,000 का 60,000 मतलब 10-15 गुना हुआ है। उसके सामने बालकृष्ण कितना हुआ? करीबन 100 गुना। इनफैक्ट एमआरएफ डिविडेंड देता ही नहीं, खाली 5% डिविडेंड देता है, मतलब खर्चा भी नहीं निकलेगा आपका, बहुत कम डिविडेंड पे आउट है इनका। बालकृष्ण आपको 25 से 30% डिविडेंड देता है। तो हाई डिविडेंड यील्ड और भाव भी उसके बढ़िया पड़े। ये कब पता चलेगा? जब आप फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों देखो, राइट? सो दिस इज एमआरएफ, वी ऑलरेडी वॉच्ड बालकृष्ण। और कौन सी कंपनी, किसी ने अपोलो टायर लिखा हुआ है? अभी हमारे बड़ौदा में अपोलो टायर का प्लांट है, तो जो गुजरात में है, मतलब बड़ौदा में बहुत से लोग अपोलो के एम्प्लॉई है, हमारे खुद के कस्टमर कई अपोलो टायर के एम्प्लॉई है। तो मतलब अपोलो उनके हार्ट में होता है, राइट? हमारे कुछ ऐसे भी कस्टमर थे जो वर्षों से हर महीना अपोलो टायर इकट्ठा करते थे, हजार अपोलो टायर इकट्ठे हो गए। चलो वो अच्छी है बेटे, मतलब एसआईपी करते गए और उनके पास हजारों अपोलो टायर इकट्ठे हो गए और अपोलो टायर ने कमा के दिया है। पर असल में देखे तो उनको क्या इकट्ठा करना चाहिए था? देखो ये अपोलो टायर बुरी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, पर ये प्री कोविड लेवल के नीचे नहीं, 2015 के लेवल के नीचे चल रही है। यानी 2017 से हमने देखा ऑटो में मंदी आई, ये 2015 मतलब 7 साल हो गए दोस्तों, अभी तक मेरी कमाई नहीं हुई अपोलो टायर में। अब मैं एसआईपी करता जाऊंगा, 60 साल हो जाएंगे, कमाऊंगा नहीं, फिर क्या होगा पता है? अरे इससे तो फिर म्यूचुअल फंड अच्छा है, इससे तो फिर मैंने एफडी ले ली होती तो अच्छा था, है ना? पर सिलेक्शन अगर अपना अच्छा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, राइट? इसको अगर हम 2008 के लेवल से देखें, 2008, तो 2008 में इनका भाव क्या था? 25 रुपए के आसपास। ओवरऑल ये भी 10 गुना हुआ है पिछले 10 सालों में, राइट? तो 10 साल का परफॉर्मेंस 10 गुना। एमआरएफ आपने देखा 10 साल का परफॉर्मेंस 15 गुना। बालकृष्ण 10 साल में करीबन 100। ऑलराइट, कुछ डिस्टर्बेंस कहीं से आ रहा है, देख लीजिए जरा। या और कोई रह गई इसमें कंपनी दोस्तों? देखो जब मैं ये कंपनियां चेक करता था ना, इनके फंडामेंटल, अब मुझे इतनी सारी चीजें नहीं पता चलती थी। जैसे मैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नहीं जानता था, मेरे को डेब्ट पेइंग कैपेसिटी नहीं पता चलती थी, करंट रेशियो नहीं आता था, ये सब चीजें बाद में सीखे। पर उस समय मेरे को मार्जिन आते थे, तो मैं वो टाइम पे भी देखता था 2007 में 6 में कि यार अरे मार्जिन यार बालकृष्ण के इतने तगड़े, एमआरएफ अपोलो के उससे कम थे, और सीएट और जेके के उनसे कम। मतलब सीएट बिल्कुल कट टू कट चलती थी, प्रॉफिट कभी लॉस। जेके टायर की तो आधी जिंदगी लॉस में गई, राइट? अब यहां पे मैं सीएट देख रहा हूं, दिस इज सीएट। अगेन मैं आ गया कौन से लेवल पे? देखो प्री कोविड लेवल, ये भी 2018 के नीचे चल रहा है, राइट? तो कोई कमाई नहीं हुई 5-6 सालों में। 2008 में इसका भाव था 150 रुपया, ये भी 10 गुना हुआ है। तो किसी को क्या लगेगा, वाओ सीएट टायर कितनी बढ़िया है, मैंने लिया था 150 में 1,500 हो गया। लेना चाहिए सब लोगों को। लोगों को जो कमा के देता है वो अच्छी लगती है, जो कमा के नहीं देता है वो अच्छी नहीं लगती है। पर ये प्रॉपर स्टाइल नहीं है। सीएट ने इसलिए कमा के दिया क्योंकि टायर की बिक्री बढ़ी, तो एमआरएफ ने कमा के दिया, अपोलो ने कमा के दिया, बालकृष्ण ने कमा के दिया। अगर मेरी कंपनी ने दूसरी कंपनी से कम कमा के दिया तो मेरा डिसीजन अच्छा नहीं है, राइट? कौन सी कंपनी रह गई? एक रह गई ना, थैंक्स गॉड। इतने सालों से टायर को ट्रैक करते करते कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी सीएट खरीदे, जेके खरीदे। कितनी बार बड़ी बड़ी कंपनियों की टिप आई है, बाय दिस कंपनी, बाय दैट कंपनी, कभी कोई टिप देखी नहीं है दोस्तों। 2014 यार कितना बुरा परफॉर्मेंस है, अब कंपनी कमा के दे रही है और तुम अभी 8 साल पुराने लेवल पे बैठे हुए हो, तो भी आपको बार बार इसी की टिप दिखाई देगी। ज्यादातर जेके टायर की टिप आएगी, बाय जेके टायर एट दिस लेवल, कल ये टारगेट आएगा, आया तो ठीक है, नहीं आया तो फंसे रहो बस होता। 2008 का लेवल दोस्तों 15 का 150, इसने भी 10 गुना करके दिया, राइट? परफॉर्मर ने 100 गुना करके दिया, मीडियम परफॉर्मर ने 15 गुना, लो परफॉर्मर ने 10 गुना। अच्छे समय में, बुरा समय आएगा टायर का, रबर के दाम बहुत बढ़ जाएंगे, मार्जिन इनका घट जाएगा, तो सबसे पहले नुकसानी में कौन सी कंपनी आएगी? लो परफॉर्मर। तैयार रहो ये सब चीजों के लिए दोस्तों, राइट? तो हमने कंपनी ट्रैक की, कंपनी के साथ ट्रैक किया सेक्टर, मेजर इंडेक्स, निफ्टी एंड डाउ जोन्स। अब दोस्तों हम डीप डाइव करेंगे, अब हमारा सीखने का समय आ गया है। अब हम कल से हम कंपनी का पूरा बिहेवियर स्टडी करेंगे। जैसे हमने फंडामेंटल में पिछले 20-20 साल के डेटा डाले और 20 साल के डेटा से उसका परफॉर्मेंस देखा, अब चार्ट में भी हमें इसी प्रकार से देखना है कि कब कब
चार्ट में परफॉर्मेंस आया, जब धंधे बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, तब चार्ट पे क्या इफेक्ट आई, कितने समय चले, कितने समय टूटे, और वही पीयर ग्रुप के साथ इनका कंपैरिजन। कब मैं उम्मीद करूं कि अब मेरा शेयर चलेगा? दोस्तों आपको एडवांस में पता चल जाना चाहिए कि शेयर चलेगा। लोग चार्ट देख के लेंगे, बाद में लेंगे, आपको एडवांस में पता चल जाना चाहिए कि ये शेयर चलने वाला है, अभी से माल इकट्ठा करना चालू कर दो। तो वो एडवांस चीजें दोस्तों अब हम आने वाले 2-3 हफ्तों में सीखेंगे। मिस मत करना, कंटिन्यूटी में सीखना कंटिन्यू करना। 2 हफ्तों से हमने होमवर्क कुछ दिया नहीं, पर अब होमवर्क का टाइम आ गया है, क्योंकि हम बेसिक सीख रहे थे, असाइनमेंट नहीं था। ये हफ्ते दोस्तों अपने सबको वापस से इसी प्रकार से जैसे हम असाइनमेंट कर रहे थे, अब हमको असाइनमेंट करना है। राइट? तो रेडी हो मेरे साथ चार्ट सीखने के लिए? राइट? तो चलो, नेक्स्ट कुछ वीक्स में हम चार्ट में भी माहिरियत हासिल करेंगे। दोस्तों चार्ट का जब एपिसोड खत्म होगा, आपको क्लियर आइडिया होगी मैं कहां खरीदूं, आपको पता होगा कि मैं किधर बेचूं। जहां आप खरीद होंगे और जब आप वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करोगे, आप देखोगे आप प्रॉफिट बुक करोगे और वहां से सेलिंग प्रेशर भी आएगा, तो आपको एडवांस में पता रहेगा किधर से सेलिंग प्रेशर आने वाला है, किधर प्रॉफिट बुक करेंगे, शेयर कितना चलेगा। ये सब चीजें सीखने के लिए डिसिप्लिन से असाइनमेंट कर दीजिएगा। राइट फ्रेंड्स? तो यहां पे हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं दोस्तों। इट वॉज वंडरफुल सेशन विद एवरीवन, लर्निंग मेनी episodes, and now we are going to learn charts. So thank you so much and best of luck to everybody.